आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई को एसओजी ने गिरफ्तार कर दिया है। एसओजी चीफ वीके सिंह का न्यूज 18 पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा पेपर लीक माफिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का काम भी चल रहा है। जो आरोपी विदेशी भाग चुके हैं उन्हें भी वो अब पकड़ेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर एसओजी के चीफ ने कह दिया है। उनका कहना है कि पेपर लीक माफिया को नेस्तनाबूद एसओजी कर देगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये खबर कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भर्ती 2020 से जुड़े पेपर लीक माफिया को पुलिस ने एटीएस एसओजी की जो संयुक्त टीम है उसने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमारे साथ में इस वक्त वीके सिंह साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और लगातार पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है टीम? ये जो केस है इसका बिल्कुल जड़ तक खुलासा हो और जो भी आदमी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा है उसको हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाए, इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो उसी के संदर्भ में एक तो जो वांछित हमारा जेईएन पेपर भर्ती में था जगदीश बिश्नोई, इसको अरेस्ट किया है। साथ में जो दो पहले से अरेस्टेड है, राजेंद्र यादव टीचर और जो मीना है वो उसको हर्षवर्धन मीना, इनके ठिकानों पे आज बहुत सुबह 12 जो लोकेशंस पे इनसे रिलेटेड हमने सर्च अभियान चलाया था। मुख्य जो उद्देश्य है वो इनकी संपत्तियों का वेरिफिकेशन करना, पता लगाना और साथ में जो मुकदमे से संबंधित अगर कोई एविडेंस वहां पे निकल के आ सकता है तो उसके लिए हम लोग सर्च की कार्रवाई किए थे। 12 टीमें थी, अलग अलग जगह पे जाके आज सुबह छापामारी किया है उन्होंने। काफी कुछ चीजें बरामद हुई हैं और पता भी चला है, काफी कुछ जानकारी आई है। अभी सारी टीमें इकट्ठी होंगी साथ रात में, तो फिर जो जो चीजें कलेक्टेड है उनका एनालिसिस के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, जेईएन भर्ती की अगर बात करें तो इसमें एक बड़ा माफिया गिरोह का नाम सामने आया था। क्या ये माना जाए कि मुख्य अभियुक्त, मुख्य जो पेपर लीक माफिया था वो जगदीश था? और इसमें अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन में? इस पूरे केस में तो 30 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जगदीश को शामिल करते हुए। लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे जो जेईएन पेपर लीक में शामिल हैं वो हमारे कब्जे में है। एक जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो टीयर 2 कह सकते हैं, दूसरे दर्जे का, वो जरूर अभी इंडिया छोड़ के भागा है। यूनिक भाम्बू जो चूरू का रहने वाला है, उसकी भी हम लोग दस्तयाबी की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी उसको ही पकड़ने में सफलता मिलेगी। सर, क्या मान के चले हम, जिस तरीके से आपकी टीम लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, पेपर लीक माफिया को कमजोर करने में, पेपर लीक माफिया को नेस्तनाबूद करने में कितना और वक्त लग सकता है राजस्थान की पुलिस को? देखिए, इनके मनोबल को तो हम लोगों ने तोड़ दिया है। जो फीडबैक हमारे पास है वो इनके मनोबल को हमने तोड़ा है और आने वाले टाइम में रोज एक कदम जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और इनको कानूनी रूप से जो पब्लिक सर्वेंट इनके सहयोग में थे उनके विरुद्ध कानून के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो उसके तरफ से संपत्तियों को जो जब्ती कुर्की है वो करा के और हर तरह से इनको घेर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत करे नहीं। सर, माना जा रहा है, आपके सर्च में भी सामने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है कि इनके पास करोड़ों रुपए की अथाह संपत्तियां मिल रही है, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़े। तो ये मान के चला जाए कि सर ये बहुत लंबे समय से सब कर रहे थे और जो संपत्ति जब्त कर रहे हैं सर, जो कुर्क कर रहे हैं, उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें तो हम लोग अपने जो कानूनी प्रक्रिया है जो वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रॉपर्टी है उसके सीजर के हिसाब से ईडी की कार्रवाई रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ईडी की भी मदद इसमें लें।
शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जयन भर्ती से जुड़ा हुआ जो मुख्य अभियुक्त था जगदीश विष्णु, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज 12 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च चला है। सर्च के बाद में अभी कंपाइल किया जाएगा क्या क्या माल, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां से मिली है। और पूरे मामले में ये कहा जा सकता है एटीएस एसओजी की संयुक्त टीम लगातार काम कर रही है और कोशिश यही है कि पेपर लीक माफियाओं के जो हौसले हैं उन्हें पूरी तरीके से जो है वो खत्म किया जाए। और राजस्थान के अंदर जो है जो दावा किया है बीजेपी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर, उस पर वो कितना कामयाब रह पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात करते हैं 30 साल बाद आए फैसले की। दरअसल अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इसके अलावा 2 आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन दोषी करार दिए गए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। अजमेर टाडा कोर्ट से आतंकी अब्दुल करीम बरी। सभी सब धाराओं में बरी कर दिया है, हत्या के आरोप से, विध्वंसक अधिनियम के आरोप से। साथ ही आतंकी इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद। सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड है और हीरो है। हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। करीब 30 साल बाद 5 शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला अब्दुल करीम टुंडा रिहा हो गया। अजमेर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि उसके 2 साथी आतंकी हमीदुद्दीन और इरफान को उम्र कैद की सजा मिली है। आईपीसी में है, आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। करीब 30 साल पहले 6 दिसंबर 1993 को 5 शहर जिसमें लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्रेस ट्रेनों में धमाके किए गए। टुंडा समेत करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई चीख कर अब्दुल करीम टुंडा को मास्टरमाइंड बताती रही, लेकिन नाकामी देखिए। जो आरोप टुंडा पर लगाए गए, सीबीआई उन्हें कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और इसका फायदा सीधे तौर पर अब्दुल करीम टुंडा को मिला। लेकिन अब सीबीआई अजमेर टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है, इसकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। क्या कारण रहे जो बरी वो कारण फैसला आएगा, अभी देख के बताएंगे। अब अगला निर्णय क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। गुरुवार सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अब्दुल करीम और उसके साथी आतंकी इरफान को कोर्ट में लाया गया। दोनों व्हील चेयर पर थे। कोर्ट के फैसले के बाद टुंडा के वकील बेहद खुश नजर आए। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उत्तर प्रदेश के पिलुखा के रहने वाले अब्दुल करीम टुंडा को सीबीआई ने साल 2015 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, जबकि उसके दोनों आतंकी साथी हमीदुद्दीन और इरफान साल 2010 में गिरफ्तार किए गए थे, जबकि मामला 2014 से विचाराधीन था। सीरियल ब्लास्ट मामले में आज अजमेर की टाडा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बाइज्जत बरी किया गया है, तो वहीं 2 अभियुक्तों को यहां पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए अब आपको 30 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। क्या है पूरा मामला। 6 दिसंबर 1993 5 शहरों में एक्सप्रेस ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में एक्सप्रेस ट्रेनों में धमाके हुए। मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सिलसिलेवार बम धमाकों के सभी मामलों को सीबीआई ने साल 1994 में एक साथ अजमेर टाडा कोर्ट में ट्रांसफर किया था। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट बरी कर चुकी है। एक दोषी जमाल अलवी की जयपुर जेल में मौत हो चुकी है। अब्दुल करीम टुंडा सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी हो चुका है, लेकिन अजमेर टाडा कोर्ट के फैसले के साथ सीबीआई की नाकामी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों 30 साल बाद भी सीबीआई मास्टरमाइंड के खिलाफ अलग से चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, जबकि दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। आखिर क्यों अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार करने वाले अफसर भी न्यायालय में पेश नहीं हुए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई भले ही ना दे पाए, लेकिन जब 1993 के सिलसिलेवार धमाकों की बात होगी, ये सवाल
लोगों के जहन में जरूर उठ खड़े होंगे। अब्दुल करीम टुंडा को यहाँ पर दोषी नहीं माना है। 2 अन्य जो आरोपी थे उनको यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैमरा पर्सन कुलचंद सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर के बाद अब आपको अलवर लिए चलते हैं, जहां पर एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां 2 मुस्लिम लड़कियों पर एक किराए के मकान में रहने वाली हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस केस भी दर्ज कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में फिल्म द केरल स्टोरी जैसी कहानी। हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव, शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप। फिल्म द केरल स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती है, ठीक वैसा ही मामला अलवर में भी सामने आया। आरोप है कि किराए के घर में रहने वाली कॉलेज की 2 हिंदू छात्राओं पर उनकी साथी सकीना मेव ने मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और फिर शादी करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनसे लड़ाई झगड़ा भी किया। 2 लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोप के मुताबिक दोनों लड़कियां नागली सर्किल के पास एक मकान में किराए पर रहती थीं। आरोप है कि इस इलाके में रहने वाली सकीना और बबीता दोनों पर वसीम मेव नाम के मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव बनाती थी। आरोप ये भी कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए भी इन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब इन्होंने इनकार किया तो पीड़ित हिंदू लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे तंग आकर उन्होंने घर बदल लिया। आरोप है कि उसके बाद भी वसीम मेव नाम का युवक उनका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, उनके किराए के नए घर पर भी आरोपियों ने पहुंचकर उन्हें धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर आरोपी सकीना मेव और उसकी साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही। इस मामले में आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही सीओ सिटी नारायण सिंह अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान सीओ सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉलेज की हिंदू छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और मुस्लिम युवक से दोस्ती और शादी करने का मामला बेहद गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। सवाल ये कि क्या अलवर में कोई गिरोह एक्टिव है या फिर ये एक अकेला मामला है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से एक परिवार का कुमाऊं पूत तो चला बसा, लेकिन कहने को ये अस्पताल की प्रशासन की लापरवाही थी। इसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। कुमाऊं पूत की मौत, संकट में परिवार।
डॉक्टर ले गया साहब, आगू तो बस मार दियो बस। उधार लेकर किया अंतिम संस्कार। अब कैसे हो गुजर बसर, किससे करें गुहार? वो बस इतने बोले तो पापा मुझे 12 तारीख के दिन खूब बात करी साहब, 11 तारीख के दिन शाम को कि बाबा मैं आऊंगा, आपने बैठ ले आऊंगा, खर्चों पानी चलाऊंगा। आहत पिता ने कहा, इच्छा मृत्यु दे दो सरकार। गांव वाला बस्ती थे, इनसे पूछ लो आगे कि का मेरी एक किरनी इस बात है, मैं कोई लाख कौन। अब जो मुख्यमंत्री सहायता कर दे बहुत बहुत उनको साहब, मैं तो यही कर सकता हूँ, मेरे आगे बोल भाई हिम्मत। जब शब्दों के जरिए बेबसी बयान नहीं हो पाती, तब रूप फफक्कर अपनी व्यथा कथा कहने की कोशिश करती है। मजबूरी में डूबा ये वो शख्स है जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है। हर मुश्किल में सांत्वना देने वाला बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की लापरवाही ने एक बाप से उसके बुढ़ापे की लाठी और एक परिवार से उसका इकलौता कमाने वाला सदस्य छीन लिया है। दरअसल दौसा जिले के रहने वाले सचिन शर्मा की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार सचिन अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता बेटा था। पिता को बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे उधार लेने पड़े थे। मैंने फिर एसओएस में जांच करवाई तो मेरी एक किडनी तो खराब निकली, दूसरी किडनी में 13 mm की फतरी सी। फिर उन्होंने कि भाई वो करवानी पड़ेगा या निकलवानी पड़ेगी। उन्होंने पैसा गुंजा, फिर हमने क्रेडिट कार्ड उठवाए जो, और साहब का खर्चा पानी के लिए पैसा हो जाएंगे मन की माँ के लिए जो 1000 साहब वो मैंने मेरी जगह खंदाई में तू माँ काम कर ले। सचिन के पिता ने कहा कि बीमारी के कारण मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी, जिसके कारण घर का खर्च चलाने में दिक्कत हो रही थी और खेती के लिए लिया गया लोन भी नहीं चुका पा रहा था। इसके लिए सचिन अपने पिता के स्थान पर काम करने के लिए कोटपूतली गया था, लेकिन दुर्घटना में सचिन घायल हो गया, जिसके बाद उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार के मुताबिक सचिन को सिर्फ हल्की चोट आई थी, लेकिन सचिन एसएमएस अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वहाँ एसएमएस अस्पताल की कंडीशन ये है कि वहाँ पर देखने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं आता है वार्ड में। केवल वहाँ के जो एसएमएस कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लड़के हैं वो ही मरीजों को संभालते हैं, सारा ट्रीटमेंट वो ही करते हैं। कोई भी कंडीशन होती है उसकी फ़ोटो या फिर लिखित में व्हाट्सएप पे वो करते हैं और वहाँ से डॉक्टर का जो जवाब आता है वही ट्रीटमेंट मरीज को दिया जाता है। जवान बेटे को खो चुके पिता की आंखें पथरा गई हैं। पिता को अफसोस हो रहा है कि अगर वे अपने कलेजे के टुकड़े को कोटपूतली नौकरी करने नहीं भेजते तो आज उनका लाल उनकी आंखों के सामने होता। मन ही मन सचिन के पिता को ये बात कचोट रही है कि उन्होंने क्यों उसे नौकरी पर भेजा। आपको बताते चले कि फ्लोराइड युक्त पानी के कारण सचिन के पिता की दाईं किडनी डैमेज हो चुकी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के पिता महेश ने बताया कि उनकी बीमारी के कारण अपनी जगह सचिन को 9000 के वेतन पर पेट्रोल पंप पर चपरासी लगवाया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस नौकरी के बाद उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। बहरहाल सचिन के परिजन कह रहे हैं कि जयपुर में जब उन्होंने एसएमएस के आगे धरना दिया तो उन्हें वहां से पहला फुसला कर भेज दिया गया, लेकिन बाद में किसी ने सुध नहीं ली। सर, हम सभी गाँव वासियों ने और समाजवासियों ने मिलकर के उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए और जिनकी भी लापरवाही है डॉक्टरों की उन सबको बर्खास्त किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो भी विधायक एमएलए आए उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। केवल सवाल ये है कि अब इस परिवार को कोई सुनेगा भी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।